नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ महाराजगंज से। यह बड़ी खबर जहां पर नौतनवा कस्बे में ईडी की छापेमारी और छापेमारी से हड़कंप मच गया। लखनऊ की टीम छापेमारी कर जांच पड़ताल कर रही है और ईडी की टीम के साथ स्थानीय थाने की टीम भी मौजूद है। कपड़ों की तस्करी से जुड़ा है ये कारोबार और सूत्रों के हवाले से ये खबर, रुपए की लेन देन और अन्य कई मामलों में जांच चल रही है। तो कारोबारी के दुकान, गोदाम और सभी स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे का ये पूरा मामला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर नौतनवा कस्बे में ईडी की छापेमारी और छापेमारी से हड़कंप मचा। लखनऊ की टीम छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्थानीय जो थाने की टीम है वो भी छापेमारी में मौजूद है और कपड़ों की तस्करी से जुड़ा है ये कारोबारी और रुपए की लेन देन और अन्य कई मामलों में जांच चल रही है। तो कारोबारी के दुकान, गोदाम और सभी स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे का ये पूरा मामला। तो महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के कस्बे, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जायसवाल हमारे साथ महाराजगंज से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, ये जो फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है ईडी की तरफ से, क्या कुछ पूरा मामला और ये ईडी की छापेमारी क्यों? जी देखिए, दरअसल पूरा मामला भारत नेपाल के नौतनवा स्थित एक कपड़ा व्यवसायी के यहाँ आज सुबह तड़के ईडी की छापेमारी हुई। यह कार्रवाई रुपये के बड़े लेन देन से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मचा है। वही सूत्रों के अनुसार ईडी के साथ बैंक और स्थानीय पुलिस की टीम भी इस छापेमारी में शामिल है। लगभग 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम व्यवसायी और उनके परिवार से पूछताछ कर रहे, घर की गहन तलाशी ली जा रही है और कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की टीम के सदस्यों ने छापेमारी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। हालांकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि मामला वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेन देन से जुड़ा हो सकता है। टीम के द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों और पूछताछ के बाद यह स्पष्ट होगा कि कार्रवाई का मूल उद्देश्य क्या था। अनुराग, चूंकि अब ईडी की कार्रवाई की जा रही है तो ये कार्रवाई शिकायत के आधार पर चल रही है या सुओ मोटो लेकर अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि ईडी की टीम पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि मामला कुछ बड़ा ही होगा। कहा जा रहा है कि कपड़ों का कारोबार को लेकर किया जा रहा है, तो मतलब जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं वित्तीय अनियमितता को लेकर, ये शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो रही है या स्वतः संज्ञान लिया है ईडी? जी, अब तक इस मामले में जो है कोई बात निकल के नहीं सामने आ पाई है, लेकिन कयास से यही लगाए जा रहे हैं कि ईडी की टीम के सदस्यों ने, जैसे कि भारत नेपाल सीमा पर जो नौतनवा जैसा क्षेत्र है, यहाँ नकदी के बड़े लेन देन और अवैध वित्तीय गतिविधियां, घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। यह छापेमारी इसी संदर्भ में की गई है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फिलहाल ईडी की टीम जो है जांच में जुटी हुई है और मामले से जुड़े अहम खुलासे की उम्मीद की जा रही है। अनुराग, तो ये ईडी की कार्रवाई कितने बजे से चल रही है और लगभग कितने अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? वहां का क्या कुछ माहौल, कुछ जानकारी, कुछ अपडेट? सर, दरअसल इसमें बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सुबह 7 बजे से चल रही है और लगभग 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम, इसमें ईडी के साथ बैंक और स्थानीय पुलिस की टीम भी इस छापेमारी में शामिल है। तो मतलब लोकल थाने की भी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है? जी जी, चलिए ठीक है अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दुकान, गोदाम और सभी स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और सारी पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार प्लान
तैयार हो चुका है। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल तो फूकेंगे और 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली को जाम और प्रदूषण मुक्त करने की योजना का भी ऐलान करेंगे। तो 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली में दूसरी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी कल प्रचार प्रसार में जुटेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए कैलेंडर जारी किया है। नए साल पर पीडीए कैलेंडर जारी किया गया है। 2025 को पीडीए वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे की देखरेख में पीडीए कैलेंडर जारी हुआ है। कैलेंडर में प्रमुख विचारकों के छायाचित्र और विचार हैं। कैलेंडर के जरिए समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेगी। तो अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने सड़क निर्माण अनियमितता का संज्ञान लिया है। दरअसल गिलौला के चेतिया मुरार रैमुनिया मार्ग पर गिट्टी और तारकोल से मानकों की अनदेखी कर सड़क निर्माण कराया जा रहा था और जिसके बाद सूचना मिलने पर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने सड़क निर्माण कार्य की अनियमितता होने पर जांच कराई। तो निरीक्षण में निर्माण कार्य में कई खामियां पाई गई। मिट्टी के ऊपर ही तारकोल और गिट्टी डालकर निर्माण कराया जा रहा था। भुगतान पर रोक लगाते हुए मामले की टीएसी जांच के आदेश दिया गया और इसके साथ ही प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन विभाग को पत्र भेजा गया। तो वहीं सावित्री से नए साल के पहले दिन पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि नकली नोट बनाने वाले 3 अंतर जनपदीय और 2 जनपदीय छात्र गिरोह का भंडाफोड़। एसओजी और हरदत्त नगर गिरंट पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह सरगना के साथ 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 35,400 रुपए के नकली नोट और नोट बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि ग्राम लक्ष्मणपुर स्थित मदरसे से नकली नोट की छपाई होती थी। नोट छापने वाले प्रिंटर के साथ 2 गिरोह के सदस्य मदरसे से गिरफ्तार हुए। केसरी नहर पुल से 315 बोर अवैध तमंचा और कारतूस के साथ 3 गिरोह के तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 4 इंक बोतल, 1 कैंची, 1 स्केल, 3 नोट चिपके हुए फॉर्म में और 5 मोबाइल उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए। कुल मिला के 5 अभियुक्तों से और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपए असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फाजुर नबी है, तो उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। इस संबंध में ये भी जानकारी हुई है कि ये रात को गुटखा, सब्जी और जनरल स्टोर की दुकानों पे कुछ छोटे मोटे नोट जो है, जो इनकी इसमें 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं, ये बरामद हुए। इसको जो है अंधेरे में और कम पढ़े लिखे और नासमझ और कम समझदार औरतों को, बच्चों को से चलाते थे बदली करके, और इस तरह ये इस नक्सस का खुलासा हुआ है। हमारी सर्विलांस टीम जिसने ये काम किया है, पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है।
तो वहीं कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना को 170 फीट गहराई से 10 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच पाई। जिला प्रशासन की टीम ने सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला और अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को सुरक्षित कर दिया। आपको बता दें कि दिशा भटकने से रेस्क्यू में देरी हुई, लड़की की खामियों और दिशा भटकने के कारण रेस्क्यू टीम ने रास्ता भटकने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सुरंग की दिशा गलत कैसे हुई। मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद से रेस्क्यू टीम पर सवाल उठे और सीएम साहब ने हमारी फुल मदद करी है, प्रशासन फुल रात और दिन मदद करी है, जी तोड़ मदद करी है। प्रशासन मदद नहीं करता तो सीधे पर कौन पहुंचता। ना ना कोई गलती नहीं, मेरा परिवार कोई सभी है, प्रशासन बहुत अच्छी मदद करी, सीएम साहब भी मदद करी, प्रशासन फुल मदद करी। बच्ची के बारे में तो छोड़ो, बार वासी मालूम पड़ेगा कि छे के या तो परमात्मा के अधीन है। और ने यहाँ रात और दिन इतनी ठंड के मैंने परिश्रम करो छे, अति ज्यादा परिश्रम करो छे। तो बोरवेल से चेतना को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और रेस्क्यू टीम पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो हाथरस मथुरा रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। शव को रेलवे लाइन पर पड़ा देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। ट्रेन के जाने के बाद मृतक का शव काफी देर तक रेलवे लाइन के पास पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। रेलवे लाइन पर शव पड़े होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के तालाब ओवरब्रिज के नीचे का ही पूरा तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े में 16 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट। आपको बता दें कि एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर 16 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनको जेल भेजा गया है और इस मामले में अब आरोपियों की चल और अचल संपत्ति यानी लीगल और इलीगल संपत्ति भी खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि 6 गांवों में करीब 6 माह पहले 19,426 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला उजागर हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी जिशन था। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और आरोपी को जेल भेजा गया। आरोपी की संपत्ति, चल संपत्ति और अचल संपत्ति यानी लीगल और इलीगल सबकी जांच की जाएगी और 16 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के तहत ही उन्हें जेल भेजा गया। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां यह कहा जाता है कि प्यार जो है वो अंधा होता है। प्यार जब परवान चढ़ता है तो क्या दुश्मनी क्या शरहद कुछ दिखाई नहीं देता और इसका अंदाजा आप बाबू की प्रेम कहानी से लगा सकते हैं। पूरा मामला आपको बता दें, दरअसल अलीगढ़ का बादल उर्फ बाबू सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिला से प्यार हो गया और पाकिस्तानी महिला के प्यार में युवक कुछ इस कदर पागल हुआ कि वो सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब प्यार का परवान युवक के दिमाग से शायद निकल सकता है, क्योंकि युवक को पाकिस्तानी पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कई बार ये सुनने में आता है कि प्यार में हदें पार की जाती हैं, लेकिन अब प्यार में सरहदें पार करना उनके इसके लिए और भी आसान हो गया है। मतलब सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला से प्यार होता है और फिर ये बाबू
नाम का युवक इस सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। बेटा दूसरे अगर नहीं हुई, अगर दिवाली पैसे ना हुई, कुछ नहीं। वीडियो में यही बताई बस के मम्मी मैं यहाँ पे आ गया हूँ दुबई। कागज तो यही है, दिल्ली गया था मैं काम करने के लिए। सरकार से यही है बस कागज तक हमारा बेटा हमारे घर पर आ जाए अच्छी तरह से। बेटा है मेरा। दिवाली के बाद बात नहीं हुई मेरी। 30 में और 29 में बात हुई है मेरी। इसके साथ गया है। दोस्त का नाम पता है? नहीं, मेरी तो यही बात हुई थी। बोला उसने कि मैं पापा अपनी जगह पर जहाँ मुझे जाना था वहां मैं पहुंच गया हूँ और किसी बात की कोई दिक्कत मत करना और मैं अब आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद में हमारी कोई बात नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्स ये रखे हैं, ये भी बदल के ये हाँ उसी के माँ के उस पर हाथ पे लिखा था माँ का स्टिकर, तो वो मतलब काट दिया है या जला दिया गया है उसे मिटाने के लिए कि मतलब कोई प्रूफ वैसा ना हो। तो वो दिखाया था उसने, उसे देख के रोया भी था वो। तो हमने उसे तसल्ली दी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं बेटा, बाहर जाने के लिए स्टिकर जरूरी नहीं होता। तो अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के सांसद के लिए बड़ी खबर। जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर सुनवाई आज और संबल हिंसा मामले में बर्क की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने एफआईआर को रद्द करने की मांग रखी है और बर्क ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी की है। 24 नवंबर को संबल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था और इस मामले में जियाउर रहमान को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था और इसमें आज सुनवाई। तो संबल से बड़ी खबर आपको बता दें कि जोरों से चल रहा सत्यवत पुलिस चौकी का निर्माण और 5 दिन में सत्यवत पुलिस चौकी का लेंटर पड़ गया और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रात भर काम चला। जामा मस्जिद के सामने ये नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है। एएसपी शीश चंद और सीओ अनुज चौधरी की देखरेख में यह काम हो रहा है। 50 से ज्यादा राजमिस्त्री और मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जामा मस्जिद के सामने ये नवीन पुलिस चौकी यानी नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है और इसकी देखरेख कर रहे हैं एएसपी शीश चंद और सीओ अनुज चौधरी। तो 50 से ज्यादा राजमिस्त्री और मजदूर निर्माण कार्य। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि होटल शरणजीत में सामूहिक हत्याकांड का मामला और आरोपी बदर की गिरफ्तारी में पुलिस टीम के हाथ खाली हैं। पत्नी और 4 बेटियों की हत्या के बाद बदर फरार। बेटे असद ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया था और हत्याकांड में असद ने छानबीन में पुलिस को उलझा दिया। सर्जिकल ब्लेड और नशीला पदार्थ का इंतजाम किया था। अजमेर के बाद लखनऊ से भी कनेक्शन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो होटल शरणजीत और आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में नए साल पर दिल दहला देने वाली घटना घटी और अब पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विधायक के घर के पास 2 युवक हवाई फायरिंग करके वहां से भाग निकले। दरअसल कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे। उनके घर के पास 2 युवक शराब पी रहे थे। विधायक ने टोका तो युवकों ने विधायक से नोकझोंक की और उसके बाद हवाई फायरिंग करके वहां से भाग गए। विधायक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लगी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, लेकिन अभी तक फायरिंग करके भागे युवकों की पहचान नहीं हो पाई। लखीमपुर शहर के मोहल्ला शिव कॉलोनी की ये पूरी घटना। ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10 सवा 10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम और हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले तो हम लोगों ने उनको ललकारा
ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना सीधे अगर फायर करते तो शायद कोई भी हादसा घटित हो सकता था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जौनपुर से है, जहां एक मकान पर कब्जा करने को लेकर दर्जनों नकाबपोश दबंगों ने मकान पर धावा बोल दिया और महिलाओं के साथ मारपीट की, जिससे पीड़ित महिलाओं ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस से गुहार लगाया। महिलाओं का आरोप है कि मकान कब्जा करने के लिए घर में घुसे दबंगों ने घर में तोड़फोड़ की, फिर नकदी सहित लाखों का सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तार को भी दबंगों ने तोड़ा। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बस हम लोग अंदर रूम में थे, हमारी दादा पुश्तैनी की वो जायदाद है, हम लोग अपने घर के अंदर बैठे नमाज कुरान पढ़ रहे थे। कुछ आदमी बाहर से दरवाज़ा पीट रहे थे, दरवाज़ा पीटे, हम लोग पूछे कौन है, तो कहे कि खोलिए मोहम्मद रेहान भेजे हैं। तो कहे क्या काम है, तो कहे मुझसे दरवाज़ा खोलिए बात करना है। तो कहे लेडीज़ से क्या बात करेंगी, जेंट्स नहीं है, जेंट्स आएंगे तो बात करिएगा। तो नहीं दरवाज़ा खोली, उतने में दरवाज़ा तड़ातड़ पीटना, मारना, चिल्लाना और दरवाज़ा तोड़ के महिला के ऊपर वार करना। हम थे, हमारी घर में जितनी भी फैमिली में भाभी वो भी वगैरह सब लोग थी, सबको पकड़ पकड़ के खींचना, मारना, पीटना, नोचना, और जो भी सामान उमान वगैरह था उस तरफ से लेके लूट लाट के मार पर हमको तो एकदम अधमरा करके छोड़ के भागे। सब कम से कम 2550 की संख्या में रहे होंगे। थाने के पुलिस तो उल्टे हम ही लोग के ऊपर कोई सुनवाई नहीं, एप्लीकेशन भी दी उसका भी कोई, और तो उल्टे। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।